दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है मचान पर 49 दिन। ये बुक है श्रीनिधि सिद्धांतालंकार जी की। 7 पार्ट हो चुके हैं और इसके टोटल 19 पार्ट हैं। तो आज अभी 8वां पार्ट कर रहा हूँ। अभी बीच में, क्योंकि मैं बीच बीच में आपसे बताता रहता हूँ कि कमेंट्स वगैरह के, क्योंकि मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ, तो कई कमेंट्स आ रहे हैं कि ये लग नहीं रहा। कई ने जैसे बताया कि ये बंगाली उपन्यास की तरह से लग रही है कहानी, या कई ने बोला कि बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं लग रही है। देखिए, जो इसके पब्लिशर हैं इस बुक के, आत्माराम एंड सन्स, काफी बड़े पब्लिशर है। उन्होंने जो बुक के पीछे लिखा है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। श्रीनिधि स्वाप, उसी लैंग्वेज में बोलता हूँ, थोड़ा क्लिष्ट हिंदी है। श्रीनिधि श्वापस संकुल वनों में प्रवेश तो अन्य शिकारियों की तरह करते थे, परंतु आक्रांता या हिंसक बनकर नहीं। आक्रांता मतलब अटैकिंग मोड में नहीं होते थे। केवल जिज्ञासा एवं भीषणता के आनंद केवल जिज्ञासा एवं भीषणता के आनंद की भावना लेकर, मतलब जंगल को एंजॉय करने जाते थे। वहां जाकर मचान बांधते थे जो उनके मध्याह्न विश्राम और रात्रि शयन की आवश्यकता को पूर्ण करता था। मतलब रात को सोने और दिन के लिए वो मचान रखते थे, बाकी दिन में जंगलों में भटकते रहते थे और उन्हें जंगल पसंद था। सामान्य जन जिन भयंकरताओं और भयों के कारण वनों में जाना भी पसंद नहीं करते, श्रीनिधि जी उन्हीं का आनंद लेने के लिए बार बार उधर ही जाते थे। वहां उनकी जिन भयंकर हिंसक जंतुओं से मुठभेड़ हुई, उन सबका मनोरंजक और ज्ञानवर्धक वर्णन है मचान पर 49 दिन। इसमें लास्ट लाइन पे गौर करिएगा कि जिन हिंसक, वो तो आपको पता है हिंसक का कार्निवोरस जान एनिमल है, उन सबका मनोरंजक और ज्ञानवर्धक वर्णन है। मतलब इंटरटेनमेंट भी डाला गया है इसमें और ज्ञानवर्धक तो है। तो ये कहानी झूठी नहीं है, पब्लिशर ने भी लिखा है कि सच है। और मैंने पहले भी मजाक में एक बात बोली थी कि अतिशयोक्ति अलंकार हर स्टोरी में होता है, चाहे मैं किसी की पढ़ रहा हूं चाहे कोई दूसरा पढ़ रहा है। वर्ड था अतिशयोक्ति अलंकार, तो मैंने मजाक में बोला था क्योंकि हमारे संस्कृत या कहीं हिंदी में कहीं अलग अलग अलंकार आते थे, तो उसमें एक अतिशयोक्ति अलंकार आता था। उसका मुझे अभी भी याद है कि वो किस कविता के सिलसिले में आता था। वो था, एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, और कुत्ता को ले गई बिलाई, ऐसा करके कुछ आगे और भी था कि भाई हमने ऐसा अचंबा देखा कि बब्बर शेर, सिंह मतलब बब्बर शेर, वो खड़ा होकर गाय को चरा रहा है। अचंबा, अतिशयोक्ति अलंकार के, जरूरत से ज्यादा ही अतिशयोक्ति होगी। वो मैंने मजाक में अलंकार बोला था, लेकिन कमेंट्स में भी वही चल रहा है मजाक में, तो चलो उसी मजाक को कंटिन्यू करते हैं कि हर कहानी में अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस कहानी में है। इस कहानी में आपको नोटिस क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। ये हिंदी के राइटर हैं, हिंदी के हंटर थे। केनेथ एंडरसन ने जब अपनी बुक में बोला, इसमें इन्होंने बोला कि ऊपर से मिट्टी गिरी, मैंने टॉर्च जलाई तो देखा कि शेरनी खड़ी है, फिर मैंने टॉर्च जला के रोशनी मारी, मैंने गोली मारी। केनेथ एंडरसन ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ऊपर से मिट्टी गिरी, सिर उठा के नहीं दिखा कुछ, घुटने पे देखा तो शेरनी मेरे ऊपर कूदने की तैयारी कर रही है। वो कूद, इन्होंने जैसे ही शॉट लिया वो कूद गई, तब इन्होंने गोली मारी। इनके फायर की जो आवाज थी और जो बिजली चमकी थी, उससे उसका ध्यान डाइवर्ट हो गया, इनके ऊपर से निकल के नीचे गिरी और गोली कान पे लग गई, आधा कान कट गया। उस वक्त जंगल में और कौन था? एंडरसन के अलावा कोई था? नहीं था। किसने देखा? मैं ये नहीं बोल रहा गलत है, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस स्टोरी के अंदर कि मेरी बात पे गौर करिएगा। मैं कभी किसी पे व्यंग नहीं मारता, मेरा नेचर है अपनी रियल लाइफ में भी मैं सीधे सीधे खरी बात बोल देता हूं। तो बात यह है कि हर कहानी में जब अगर स्टोरी ऐसी होती है ना, तो ऐसे ऐसे, मैं ऐसे दिखाता हूं, अगर स्टोरी ऐसी है ना तो ऐसे ऐसे घूमती है वो राइटर के द्वारा, क्योंकि उसको मनोरंजन चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। हो सकता है एंडरसन की बात सही हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि उन्होंने गोली मारी हो, उसका कान कट गया हो 10 फुट दूर से, लेकिन उन्होंने लिखते वक्त ऐसा लिख दिया हो क्योंकि किसी ने देखा नहीं था। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। जब मैं वहां था नहीं तो मुझे किसी के ऊपर कमेंट करने का अधिकार नहीं है। आप लोग को ये कहानी और अच्छी लगे आगे, उसके लिए मैं थोड़ा सा भूमिका बना रहा हूं कि क्योंकि ये हिंदी के हैं, इसलिए कॉर्बेट की मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग है बुक, पूरी बुक मैंने पढ़ी, वो जंगली रिजॉर्ट रखी यहाँ नहीं है, उसके ऊपर एक मूवी बनी है। उन्होंने कहीं पे भी अपनी बुक में लिखा है कि आइवर्सन की वाइफ के साथ उनका अफेयर था? कहीं नहीं लिखा, कोई जिक्र नहीं है।
उस जो मूवी बनी है उस पर तो यही दिखाया है कि आइबर्सन की वाइफ के साथ अफेयर था, इन्होंने बाद में बैकआउट कर लिया था और आइबर्सन को पता थी ये बात, वो देख रहे थे, ऐसा दिखाया उसमें। अपनी बुक में नहीं लिखा तो फिल्म प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने कैसे बना दिया। जोधा अकबर मूवी आपने देखी, उसमें अकबर गाने गा रहा था, क्या रियल लाइफ में अकबर ने गाने गाए होंगे? तो इंटरटेनमेंट होता है अल्टीमेटली। ये वाइल्ड लाइफ स्टोरी है, ये सच है कि ये स्टोरी जिस ट्रैक पे चल रही है वो सच है। श्रीनिधि जी थे, हरिद्वार में रहते थे। एक तो मेरे सब्सक्राइबर ने भी कमेंट किया है कि वानप्रस्थ या कौन सा एक आश्रम है उसमें रहते थे, उन्होंने मुलाकात भी करी। अगर आप कमेंट्स देखोगे, मैं नाम याद नहीं है, अगर वो देखेंगे वीडियो को तो बताएंगे, मैं उसके बाद उनका लाइव में नाम भी बोल दूंगा। वो तो मिल भी चुके हैं श्रीनिधि जी से। तो इस बुक को आप एंजॉय करिए, मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। कहानी सच्ची है, एंटरटेनमेंट और अतिशयोक्ति अलंकार हर बुक में रहा है। 2-3 के एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। अक्सर हर शिकारी ने, चाहे एंडरसन हो, चाहे पैटरसन हो, चाहे कॉर्बेट हो, ये बोला कि मैंने गोली मारी, हवा में थी, मैं साइड में हट गया, वहां गिरी। जरूरी थोड़ी ना सच हो, ये भी हो सकता है गोली मारी 20 फीट दूर से और 10 फीट दूर गिर गई हो, इनसे दूरी पे गिरी हो। क्योंकि बड़ा मुश्किल लगता है कि इतनी जल्दी रिएक्शन दे के हवा में ही गोली मार दी, उतनी जल्दी आप हट भी गए। लेकिन ये सब ऐसा मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग बनाने के तरीके हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई शेर मारा नहीं था। तो ये कहानी भी सच्ची है, मनोरंजन डाला गया है, ये तो पब्लिशर ने भी बोला है। तो आप इसको एंजॉय करिए रियल कहानी की तरह से, जिसमें कि थोड़ा सा मसाला हो सकता है। और जब इस कहानी का एंड होगा ना 19वें चैप्टर में, तब तो आप देखोगे काफी ही आपको लगेगा कि मसाला है या ऐसा अनरियलिस्टिक बात है उसमें। तो अब 8वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब आपने पिछली बार देखा था कि ये इन्होंने कैंप लगाया था, बैलगाड़ी से सामान भेजा था, वीर सिंह और शंभू को बोल दिया था कि कैंप लगाना, बिगुल बजाना, तो मुझे पता चल जाएगा कैंप तुमने कहाँ लगाया है, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। इधर ये एक घायल घुड़सवार को बचाने पहुंच गए थे। जब लौट के आए तो जहां इनका सामान रखा था एक छोटे से तालाब के किनारे, देखा वहां पे एक लड़की बैठी है, वो थी मुक्ता, हरि शर्मा की बेटी थी, जो पंडित जी जिनके आम के पेड़ से श्रीनिधि आम चुराने जाते थे। पंडित जी ने कहा कि भोजन करके जाइए, तो इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ खाना बना है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज आप चले जाएं, कल से आपका भोजन वगैरह हमारे कैंप में ही होगा, हमारे आश्रम में ही होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर ये रात गुजारने अपने कैंप में आ गए थे। उसके बाद जो सुबह हो रही है, वहां से 8वां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कि श्रीनिधि बोलते हैं कि रात को जंगल इतना भयानक लग रहा था, सुबह देखा तो लग रहा था कुछ भयानक है ही नहीं। सूरज की रोशनी आ गई, इतने सुंदर पेड़ लग रहे हैं, थोड़ी दूर पे एक पानी का छोटा सा तालाब दिख रहा है, उसके आसपास थोड़ी सी रेत दिख रही है। पास जाने पे देखा कि उसमें शेर के यानी कि टाइगर के पंजों के निशान भी हैं। बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो ये फैक्ट है, क्योंकि जंगल में मैंने बहुत रातें, मेरे तो आप जानते हो रिजॉर्ट ही है, तो मैं जंगल रहता हूँ। जो जंगल रात को बहुत भयानक लगता है, सुबह बहुत सुंदर लगता है। तो इनको लगा कि रात को टाइगर वगैरह इस तरह के जानवर पानी पीने आए थे, और अच्छा किया था शंभू ने, जो हमारे टेंट के चारों तरफ बाड़ लगा दी थी कांटों वाली, नहीं तो कोई भरोसा नहीं उनमें से कोई हमारी तरफ भी आ जाता। अब इन्होंने जो घायल शिकारी था, जो घुड़सवार था, जिसको ये बांस का स्ट्रेचर बना के लेके आया था, जो सुअर से घायल हुआ था, उसको आश्रम में रुका दिया था, वही पंडित जी के आश्रम में। लेकिन इनको लग रहा था कि उसको जल्दी हरिद्वार के सरकारी हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर शेखर हैं, लेकिन उनके पास एपरेटस नहीं है ऑपरेशन वगैरह के, तो ये कर नहीं पाएंगे कुछ, तो उसको कहीं सेप्टिक ना डेवलप हो जाए, तो उसको ले जाना होगा। लेकिन जब मुक्ता से इन्होंने बोला था, तो बोले नहीं नहीं, यहीं रखो घायल को, मैं भी सेवा करूंगी, और डॉक्टर शेखर है तो इतने योग्य डॉक्टर, तो उस घायल को यहीं रखो, यहीं से ठीक करने के बाद भेजेंगे। अब जब इन्होंने अपने कैंप से रसद यानी कि पूरा राशन पानी भेजा, तो भी मुक्ता ने लौटा दिया कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ पूरा पर्याप्त है इंतजाम, उसकी कोई जरूरत नहीं। तब इनको थोड़ा बुरा लगा कि इतने लोगों के खाना खाने का बोझ पंडित जी पे डालना ठीक नहीं है। लेकिन जब ये दिन में आश्रम पहुंचे, तो इनको लगा मुक्ता की बात सही है, क्योंकि आश्रम पहले भी ये बात आ चुकी कि जर्मन फॉरेस्ट ऑफिसर ने इनको 200-250 बीघा जमीन दी थी पंडित जी को। तो देखा तो बहुत बड़ी गौशाला है, गाय बैल है, फलों का पूरा बगीचा है, उसमें फल होते हैं, वो भी एक्स्ट्रा जो फल होते हैं इधर उधर बांटने के अलावा, वो कनखल हरिद्वार में मंडी में बेचे जाते हैं। बहुत सारी जमीन पे खेती हो रही है, तो इतना सारा अन्न होता है कि किसी तरह की कमी नहीं थी पंडित जी के यहाँ पे। अब मुक्ता से भी इनकी डेली मुलाकात होती थी, हालांकि ये जंगल निकल जाते थे और उसके ऊपर तो खाना वगैरह बनाने का बर्डन था, प्लस उस घायल की देखभाल का भी जिम्मा था, लेकिन फिर भी वे इनसे बातचीत का मौका निकाल लेती थी। इनको पता था पंडित हरि शर्मा प्रकांड विद्वान है, जिनके पास अंग्रेजी और हिंदी का बराबर का नॉलेज है,
लेकिन उन्होंने पूरा नॉलेज मुक्ता को भी दे दिया था। और जब एक दिन इनको कमरा देखने का मौका मिला तो बड़ा ही साफ सुथरा कमरा, उसमें सफेद बिल्कुल साफ सुथरी चादर बिछी हुई थी। वहीं उसके इष्ट देव शंकर जी का एक जगह प्रतिमा स्थापित थी और कनेर के फूल चढ़ाए हुए थे ताजे ताजे। वहीं पे शंकर जी की जो प्रतिमा है उसके पास में दीप जल रहे हैं, वो खुशबू बिखरी हुई है कमरे में। उस कमरे में लाल रंग का चिकना फर्श है और उसमें एक बेत की चटाई बिछी हुई थी। वहीं पे चंदन की खड़ाऊ भी रखी थी, जिसको स्नान के बाद पूजा करने के आते जाते वक्त वो खड़ाऊ पहनती है। वहीं पे एक तस्वीर लगी है राधा कृष्ण की और वहीं पे विश्वामित्र जी की भी फोटो लगी हुई है। उसके पास अच्छी खासी लाइब्रेरी थी, हिंदी संस्कृत की बुक्स थी, इंग्लिश की भी बुक्स थी। तो उन्होंने पूछा इतनी सारी बुक्स कौन पढ़ता है? तो बोले मैं पढ़ती हूँ, और कौन पढ़ता है? तो इनको लगा उसको इतना टाइम मिल जाता है इतने सारे काम के बाद। तो उन्होंने बोला मेरे मन से एक डाउट निकल गया, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि तुम इतने जंगल में रहती हो अकेले, तुम्हारा टाइम कैसे कटता होगा। अब मुझे समझ में आ गया कि तुम ये किताबें पढ़ती हो, इससे तुम्हारा टाइम कट जाता है। अब इन्होंने देखा कि वहां एक धनुष रखा है और तीर कमान रखे हैं, तो इन्होंने बोला अरे वाह, तुम तीर कमान चलाना भी जानती हो, इसका भी शौक रखती हो? बोले शौक था तो नहीं, करना पड़ा। बोले क्यों करना पड़ा? बोले जब से पता चला कि वो निपुण शिकारी है और धनुर्विद्या का भी शौक रखते हैं तो मुझे भी सीखना पड़ा। तो इन्होंने सोचा पता नहीं कौन लकी आदमी है जिसको कि ये चाहती है और जो वो करता है वो ये भी फॉलो करती है। तो इन्होंने पूछा, इन्होंने सोचा नाम पूछता हूँ शायद बता ही देगी। ये पूछे उसके पहले उठ के खड़ी हो गई मुक्ता और बोलती है आप अभी जाइएगा मत, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। और फिर गई तो कुछ संतरे लेके आई। बोले आपके शहर वाले संतरों जैसी मिठास तो नहीं होगी इसमें, लेकिन फिर भी आप चख के देखिए। और उसने संतरे छील के श्रीनिधि को दिए। अब ये लोग भोजन, क्योंकि सारे भोजन करने पंडित जी ने जैसा बोला था, तो ये ब्रेकफास्ट लंच डिनर करने कैंप जाते थे, भोजन करते थे, वापस आ जाते थे। एक दिन पता नहीं मुक्ता को क्या सूझा तो वो बातें करते करते कैंप में आ गई और बोली कि मेरा मन कर रहा है मैं इस कैंप में रुकूं, कैंप आपका बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये बोले मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें अभी कैंप में छोड़ आऊं, क्योंकि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। अभी कल परसों कैंप के ठीक बगल से रीछ निकल गया था। कोई भी लेपर्ड वगैरह जानवर निकलते रहते हैं और एक इकलौता इक्कड़ हाथी, ये वर्ड यूज कर रहे हैं, वही जो टस्कर होता है ना, अकेला घूमता है जो बड़ा खतरनाक होता है, जिसको मस्त हाथी बोलते हैं। तो बोला वो उसके चांसेस लग रहे हैं आने के, उसके आसपास टहनी तोड़ने की आवाजें आती है, कभी भी हमला कर सकता है, तो तुम्हारी जान को खतरा है। और वो इन्होंने शंभू से बोला शंभू तुम्हें आवाज आ रही है? तो बोला हाँ जी अभी आ रही है आवाज, और कान के फड़फड़ाने की आवाज तो काफी पहले से आ रही है। तो मुक्ता बोली पहले क्यों नहीं बताया, हाथी पास में है? तो बोले पहले से क्या बताता, ये तो रोज की कहानी है। अब इन्होंने साथियों से कहा रेडी रहना, मशाल वगैरह सब जला लो। और मुक्ता से बोला देखा तुम कह रही थी कैंप बड़ा अच्छा है, देखो ऐसे खतरनाक जगह तो मैं तुम्हें 1 मिनट ना रहने दूं, चलो तुम्हें आश्रम छोड़ के आता हूं। और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो मुक्ता चिल्लाई हाथी, ये फट से कैंप में वापस आ गए। अब इन्होंने जल्दी से धनुष में बाण चढ़ाया। तो इनके साथी बोले कि जरूरत नहीं उसकी, कांटों की बाढ़ है। तो 5 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी इन्होंने कांटे की बाढ़ लगाई थी, तो हाथी भी इसको क्रॉस नहीं कर सकता था। अब इन्होंने मुक्ता से पूछा डर तो नहीं रही हो? बोले आप है तो फिर किस बात का डर है? तो ये मन ही मन घबरा गया कि इसको क्या पता मैं खुद कितना डर रहा हूं। और वही हुआ, वो हाथी आया लेकिन वो कांटे की बाढ़ को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तो चारों तरफ घूमने लगा, कोशिश कर रहा था कि सूंड उसके अंदर कर दे, लेकिन जहां इनकी बाढ़ लगी थी वहां से जो इनके तंबू लगे थे उसमें काफी डिस्टेंस था। तो बहुत वो चिंगाड़ रहा था क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा था, लेकिन कांटे तो हाथी को भी उतने ही लगते हैं जितने आदमी को लगते हैं। एक चीज दोस्तों याद आ गई मुझे, यहाँ बता दूं। एक बार मैं हाथी पे बैठा था ढिकाला में, और ये 2009 की बात है। तो उसका मैंने एक्सपीरियंस वाला एक वीडियो भी मैंने बनाया है, क्योंकि जिस वक्त मैं बैठा था 2009 में, उस टाइम पे मैं वीडियो शूट नहीं करता था, फोटो वगैरह लेता था, लेकिन जिस टाइम ये घटना हुई थी फोटो लेने का टाइम नहीं था। शॉर्टकट में बताया था, लॉन्ग में मैंने एक वीडियो बनाया है, ढिकाला एलिफेंट अटैक, आप सर्च करोगे और उसके आगे विवेक अवस्थी लिख देना तो मेरा वो वाला वीडियो आ जाएगा। तो एक गोमती करके हथनी थी ढिकाला में, उस टाइम पे एलिफेंट सफारी होती थी। तो जब हम लोग एलिफेंट सफारी में गए थे तो 3-4 हाथी जाते थे उस टाइम पे। एक हाथी की तबीयत खराब थी, 3 गए थे शायद, 2 हाथी पास में चल रहे थे। मैं गोमती पे नहीं बैठा था, दूसरे पे बैठा था, मैं और मेरा कजिन अभी। फैमिली नहीं गई थी उस टाइम, मेरा बेटा पैदा ही हुआ था निकेत, उस टाइम पे 2-3 महीने का था। तो जब हम गए तो जहां ढिकाला में एलिफेंट सफारी का जो ट्रैक था उस टाइम पे, ढिकाला का जो गेट था उससे आगे जाके वो जंगल में घुसता था और उसके बाद फिर जंगल के अंदर से निकल के नदी में आता था। जंगल से निकल के हमारा हाथी नदी में आ गया। नदी को जब हम क्रॉस कर रहे थे,
जंगल के अंदर से बहुत जोर से अजीब सी आवाज आई। मुझे लगा टाइगर तो नहीं है, मैंने महावत से कहा कि टाइगर तो नहीं है। तो बोला सर आवाज, वो भी कंफ्यूज था, लेकिन बोला अगर सर टाइगर होता तो हाथी एक अलग सी साउंड निकालता है, स्पेशल साउंड निकालता है, वो इसने नहीं निकाली, इसका मतलब टाइगर नहीं है। फिर हमारा जैसे ही हमने नदी क्रॉस करी फिर वैसी अजीब सी आवाज आई। फिर भी हम नहीं समझ पाए कि आवाज, क्योंकि किसी जानवर की नहीं थी, आदमी की भी नहीं थी, बड़ी अजीब सी आवाज थी। फिर जब हम घास में आ गए तब तक देखा तो वहां से वो गोमती हाथी बहुत तेजी तेजी भाग रही है और सारे आदमी चिल्ला रहे हैं। महावत ने अपना गद्दा, जिस गद्दे में बैठता था, वो ओढ़ा हुआ है। तो तब इसने, हमारे महावत ने बोला कि मधुमक्खी लग गई है इसको। तो वो महावत बुला रहा था कि इधर हाथी लेके आओ, इधर हाथी लेके आओ। तो ये भी कंफ्यूज था क्या करें। तो सबने बोला कि भाई अगर उधर जाओगे तो वो मधुमक्खी हमें भी लग जाएगी। तो उसकी जगह मैंने उसको सजेशन दिया था कि भैया तुम माचिस बीड़ी पीते होगे, आग लगा दो और उस हाथी, वो उस वाले को अपनी बोलो कि यहाँ खड़ा कर दे, वो मक्खी भाग जाएंगी। तो उसने वही किया, उसने आग लगाई और बोला तब तक में उसने हाथी पास में खड़ा किया और सब कूद कूद के नदी में लेट गए आदमी, जितने लोग बैठे थे, औरतें बच्चे सब थे, महावत भी। और फिर तब तक पे हम लोगों ने फोन कर दिया था वहां पे, निकाला तो जिप्सी वगैरह आई, फॉरेस्ट वाले आए, उन लोग को ले गए। फिर रात में एक दो आदमी को तो एडमिट कराना पड़ गया था, मधुमक्खी ने इतना काट लिया था। तो ये सारी कहानी इस जगह क्यों बताई मैंने कांटों से, कि मैंने बोला था कि हाथी क्यों भाग रहा है, हाथी को तो इतनी मोटी चमड़ी है। तो महावत ने बोला था कि एक मच्छर भी काटता है तो हाथी को तकलीफ होती है, एक मक्खी भी काटती है तो इतनी सेंसिटिव स्किन होती है हाथी की। तो वो जो हाथी भी पागल हो रहा था जब मक्खी उसको काट रही थी ना, तो वो खुद नहीं रुक रहा था महावत के कहने से। तो यहाँ पे वो कांटों की बाढ़ से मुझे वो बात याद आई। एक और बात मुझे किसी ने बताई थी या मैंने कहीं पढ़ा था कि हाथी क्या होता है, जो हमारे रिजॉर्ट के रास्ते में नवंबर से लेके जून तक मिलते हैं, जुलाई ऑनवर्ड्स नहीं मिलते हैं जनरली, बाकी तो उसकी मर्जी है जहां चला जाए। तो उसका रीजन क्या होता है कि हाथियों को मॉनसून में एक मक्खी होती है, बहुत परेशान करती है, उसके चलते वो नदी किनारे रहना पसंद नहीं करते, पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं ऊपर, क्योंकि जब किनारे रहेंगे तो मक्खी उनको काटती है। और यही रीजन है कि जब आप देखोगे कि हाथी जहां भी देखोगे धूल उड़ा के अपनी पीठ पे और बार बार फेंकता रहता है। दो रीजन, एक तो वो सनस्क्रीन का काम करती है कि डायरेक्ट उसकी सेंसिटिव स्किन पे सूरज की किरणें जोर से नहीं पड़ती तो जलता नहीं है, और दूसरा मक्खी नहीं काट पाती। जितने में चाहता है मैं ज्यादा से ज्यादा एरिया मिट्टी से कवर कर लूं कि उसे मक्खी ना परेशान करे। तो लंबी कहानी हो गई, वापस कहानी पे आते हैं कि हाथी को कांटे बहुत लगते हैं। लेकिन श्रीनिधि ने अपने साथियों से बोला कि अभी खतरा टला नहीं है, यह हाथी वापस आएगा और जरूर अब की बार आएगा तो बाढ़ को तोड़ने का कुछ साधन लेके आएगा। इस पर भी एक बताऊं दोस्तों की, जो इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाई जाती है, फॉरेस्ट वाले लगाते हैं, तो हाथी को मैंने खुद तोड़ते हुए देखा है ढेला में। ढेला में एक टहनी उठा के ऐसे हाथी मार रहा था तोड़ने के लिए, बाढ़ को तोड़ने के लिए। तो वो उसको पता है कि इस पे करंट नहीं लगता, तो इतना समझदार होता है। तो इन्होंने सोचा मुक्ता भी है, एक लेडी है, जिम्मेदारी है, तो बाकी लोग तो भाग भूग के बच लेंगे, पेड़ पे चढ़ जाएंगे। तो चिंता में तो इन्होंने कहा भाई भरोसा केवल एक बात का है, धनुष का और मशालों का, बस उनको तैयार रखो और कोई तरीका नहीं है। अब मुक्ता को छोड़ने भी नहीं जा सकते क्योंकि हाथी कहीं भी घेर लेगा। तो विपिन ने बोला अगर मुक्ता बहन को एक गुफा है पास में, आनंद और कुमार के साथ वहां भेज दें तो तब तो सुरक्षित हो जाएंगे गुफा में। तो मुक्ता ने मना कर दिया, बोली कि आप लोग मेरे गेस्ट हैं, मैं आपकी गेस्ट नहीं हूं। अगर आप सारे चल रहे हो तो मैं गुफा में चलूंगी, अकेले ऐसे नहीं जाऊंगी 2-3 लोग। अब इन्होंने डिसाइड किया कि कैंप को ही पूरा हटा देते हैं, क्योंकि ये हाथी तो बार बार आएगा और ऐसे खुले में, जहां हाथी इतने ज्यादा है, खुले में रहना खतरे से खाली नहीं है, मचान पे रहना ही सुरक्षित है। तो सारे लोग लगे, 8-9 लोग थे, तो 2-3 चक्कर में ही सारा सामान इन्होंने गुफा में पहुंचा दिया। अब गुफा में जब इन्होंने लाइट जलाई तो पूरे में रोशनी आ गई और देखा तो इनको डर लग रहा था कहीं कोई सांप बिच्छू ना हो। हालांकि ये बात जबकि कर रहे हैं, सर्दियों की बात थी कि ठंड थी, तो फिर ठंड में तो सांप बिच्छू नहीं होते हैं, वो तो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। फिर उन्होंने टॉर्च मारी तो देखा कुछ चमक रहा है, देखा तो कुछ छुरी टाइप की चीज थी। तो इनको याद आ गया कि इस घाटी को हाथी घाटी बोलते हैं और सुल्ताना घाटी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुल्ताना डाकू का आतंक था। तो इनको लगा कहीं ये चाकू सुल्ताना डाकू का तो नहीं है। तो ये बोले कि इन्होंने सबको बताया कि सुल्ताना का भी चाकू हो सकता है। तो बोला आपको ऐसा क्यों लग रहा है? उन्होंने कहा भाई 15 साल पहले उसका यहाँ पे आतंक था। वो हालांकि वो तो आम सोतिया बंडी खाता गांव के पास रहता था, लेकिन उसके साथ ही मचान वगैरह बांध के रहते थे, तो कोई भरोसा नहीं गुफा में भी छुपते हो।
तो इसने पूछा मुक्ता ने कि आपको कभी सुल्ताना से मिलने का मौका नहीं मिला, आप भी तो यहीं पढ़ते थे आश्रम में। तो ये बोले एक बार मिला था लेकिन भेंट नहीं हुई। तो बोले किस्सा सुनाइए। तो बोले किस्सा तुम्हें और शिशिर को ही सुनाता हूँ, बाकी तो मेरे साथ ही थे, उनको क्या सुनाऊं। तो बोले जिस आश्रम में मैं पढ़ता था वहां करीब 1000 बच्चे थे और बड़ा ही फेमस आश्रम था, लेकिन क्योंकि वो राष्ट्र प्रेमी थे तो अंग्रेजों की आंखों में खटकता था वो आश्रम। तो उनको लगता था कि यहाँ शिक्षा ऐसी दी जाती है कि लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, तो चाहे हमारे ऊपर जंगली जानवर अटैक करें, चाहे डाकू अटैक करें, सरकार से हमें कोई संरक्षण नहीं मिलता था। तो बोलते हैं कि हमें डर था कि एक आध दिन सुल्ताना डाकू हमारे आश्रम पे अटैक कर सकता है, क्योंकि जो भी खर्चा पानी और जो भी पैसा था आश्रम में उसको लूटने के लिए। एक दिन खबर लगी कि आश्रम के पीछे घोड़े देखे गए हैं, डाकू देखे गए हैं। 400-500 बच्चे उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। आश्रम में तो लूटने जैसा कुछ था नहीं। जो उपाध्याय थे जो कि पढ़ाते थे, उनके घर में खर्चा पानी, इतने सारे बच्चों के खाने पीने का प्रबंध सब पैसे से ही होता था, तो वो पैसा वहां होता था। तो वहां पे बच्चों से और सारा लोग जमा होकर, जो बड़े बच्चे थे, सिक्योरिटी बना ली गई। अब आश्रम में भी 2 घोड़े थे, तो श्रीनिधि एक घोड़े में बैठ के उस तरफ निकल गए जिस तरफ डाकू के घोड़े, सुना था कि डाकू के घोड़े देखे गए हैं। अब ये देख रहे थे कि कहीं डाकू घोड़े दिख जाए, लेकिन घोड़े ने कुछ सेंस कर लिया और अचानक हिनहिना के वापस आश्रम की तरफ भागा। अब वो आश्रम की तरफ दौड़ चला, इनसे रुक ही नहीं रहा था। अब इनको दूर से आश्रम में भीड़ दिख गई, जहां लोग डंडा, बर्छा, भाला, कुल्हाड़ी लेके तैयार खड़े हैं, और लग रहा था अब श्रीनिधि के ऊपर ही अटैक होगा। रीजन कि उनको तो बता के नहीं गए थे, घोड़ा लेके गए थे, तो उनको लगा कि भाई डाकू समझ के इनको ही कर देंगे। बाकी बोले लाठी डंडे जब मारेंगे तब तो मैं दिख जाऊंगा उनको पास से, लेकिन अगर नत्थु शिकारी ने बंदूक की गोली मार दी ना तो मैं गया। ये चिल्ला रहे थे गोली मत चलाना, मैं श्रीनिधि हूं, मैं श्रीनिधि हूं। अब सारे आ गए इनके पास, तो सबने बंदूकें नीचे कर ली, बंदूकें और लाठियां। ये आ गए, वो सीधे अपनी घुड़साल पे जाके रुका घोड़ा। सब आ गए, कैसे चले गए थे बिना बताए, कैसे ले गए थे और क्या सुल्ताना मिला। तुमने कहा सुल्ताना उल्ताना मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं दिखा, घोड़े ने जरूर कुछ देख लिया था तो ये रुका ही नहीं, वापिस आया है। अब वो जंगली जानवर भी हो सकता है, डाकू भी हो सकता है। तो ये बोले पक्का डाकुओं को देख के भागा है, क्योंकि नत्थु शिकारी ने अपनी आंखों से देखा है कि घुड़सवार घूम रहे थे पीछे। लेकिन बाद में जब सुल्ताना डाकू पकड़ा गया कई साल बाद, तो सहारनपुर की कोर्ट में जब उसकी पेशी हुई, तो जो उसने बयान दिया उसमें उसने बताया कि वो आज हरिद्वार के आश्रम के बगल से गुजरा था अपने दल के साथ। तो ये सच हो गया कि जिसको नत्थु शिकारी ने देखा था वो सुल्ताना डाकू के घुड़सवारी थे, और जो इनका घोड़ा भाग के आया था वो डाकुओं के घोड़ों को देख के ही आया था। तो ये बोले अगर वो मुझे मिल जाता तो या तो वो मुझे किडनैप करके ले जाते या क्या हाल करते मुझे नहीं पता। अब इनको कई सारे सिक्के मिलने लगे, इनके साथियों को एडवर्डी सिक्के बोल रहे हैं। तब इनको लगा कि ना केवल इनके डाकू यहाँ छुपते थे बल्कि अपना लूट का माल भी रखते थे। कोई भरोसा नहीं, अगर खुदाई की जाए तो खजाना मिल जाए। तो मुक्ता बोली कि जो आसपास के बहुत सारे पेड़ हैं उनमें जगह जगह कीले गड़ी मिलती हैं पुरानी, इसका मतलब वो लोग मचान बांधते थे। तो श्रीनिधि बोले मेरी कभी जिम कॉर्बेट से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरे एक दोस्त जो कि जिम कॉर्बेट से काला डूंगी जाके कई बार मिल चुके हैं, तो उन्होंने बताया था कि सुल्ताना डाकू को पकड़ने के लिए जिम कॉर्बेट भी इस जंगल में आए थे, और उन्होंने कई सारे मचान बने हुए देखे थे जो कि सुल्ताना डाकू के आदमियों के रहे होंगे। और ऐसे कुछ डाकुओं से जिम कॉर्बेट का सामना भी हुआ था, दोनों तरफ से काफी गोलियां चली थी, लेकिन मचान ऐसे बने थे कि वो अंदर जो बैठा है आदमी दिखता नहीं था। तो मुक्ता तुम जिन किलों की बात कर रही हो ये वही मचान होंगे जो उनके आदमियों ने सिक्योरिटी के लिए बनाए थे। तो शिशिर ने कहा कि हाथी अब नहीं आएगा, क्यों ना मुक्ता को आश्रम पहुंचा दिया जाए। तो मुक्ता बोली कि हाँ, लेकिन मुझे चिंता है कि इतने सारा सामान इतने कम लोग आश्रम में कैसे पहुंचा पाएंगे। फिर उन्होंने कहा आश्रम में क्या पहुंचाना, कल तो हमें आज तो हम गुफा में रहेंगे, कल हम मचान बांध लेंगे। बोले कोई मचान नहीं बांधना है, आप सब लोगों को आश्रम में ही रहना है। और शिशिर से बोले आप मुझे छोड़ के आने के लिए बोल रहे थे, चलिए छोड़ दीजिए, मैं वहां से गाड़ी का प्रबंध करती हूँ कि ये सामान गाड़ी से पहुंच जाए। यहाँ गाड़ी बोला होगा तो मेरे ख्याल से बैलगाड़ी बढ़ रहा होगा। तो एक बार श्रीनिधि ने कहा एक बार तसल्ली कर लेने दो कि भाई हाथी तो नहीं है। तो इन्होंने पूरा चारों तरफ देखा, हाथी नहीं दिखा। इनको अपना कैंप भी दिख रहा था, कैंप वाला जो बाड़ थी वो भी टूटी हुई नहीं थी, और ये दूरबीन से देख रहे थे। तो इनका साथी बोला कि भाई लगता है हाथी नहीं आया, चला गया मैदान की तरफ। तो ये बोले नहीं आया तो पक्का था, क्योंकि वो देखो नदी के किनारे एक लंबा सा लट्ठा पड़ा हुआ है, तो वो लट्ठा लेके ही आया था कहीं से उठा के। लेकिन जब उसने देखा कैंप है ही नहीं
तो फिर वो लौट गया होगा। तो इनके साथी ने बोला अब ये भी बता दो कि वो शहतीर, वो जो लकड़ी का लट्ठा है, उसको पटक के किस तरफ गया। बोले ये तो देख के ही मालूम चलेगा, यहाँ से कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, चलो आगे चलते हैं। जब ये आगे चले तो उधर से शंभू की आवाज आने लगी कि हाथी आ गया, हाथी आ गया। पता चला कि गुफा के दरवाजे पे ही हाथी खड़ा है, लेकिन गुफा का दरवाजा बहुत छोटा था, उससे वो अंदर नहीं जा सकता था, और गुफा के अंदर 2 मशालें भी जल रही थी जिससे धुआं भी बाहर आ रहा था। अब ये भाग के गए गुफा के पास, तो हाथी ने इनकी आहट से हाथी इनकी तरफ पलटा, लेकिन इनके पास में मशाले थी, तो इन्होंने मशाले ऐसे करी तो वो उसको छू गई, तो उसकी आग से बहुत घबरा के तेजी से भागा। अब इन्होंने पहले तो मुक्ता को आश्रम में छोड़ा, उसके बाद बैलगाड़ी आ गई, बैलगाड़ी में सामान लाद कर खुद भी आश्रम पहुंच गए। अब जब शाम को ये बाबा जी की धूनी के पास बैठे तो बाबा जी ने बोला कि आज तुम लोगों का पुनर्जीवन हुआ है, क्योंकि ये हाथी बहुत बदमाश हाथी है, क्योंकि ये जंगली हाथी नहीं है, ये कभी किसी रईस आदमी का हाथी होता था और वहां से बिगड़ कर जंगल में आ गया था, तो आदमियों से बहुत नफरत करता है, क्योंकि आदमियों ने तो अंकुश चुभाए हुए इसको। और अभी कुछ दिन पहले एक मोटर गाड़ी के पीछे पड़ गया था, तो जब लोगों को लगा कि थोड़ी देर दौड़ के हट जाएगा, जो हाथियों का नेचर होता है, लेकिन देखा ये तो पीछा ही कर रहा है, तो जल्दी से जो सवारी थे 2-4-5 गाड़ी छोड़कर ऊपर पहाड़ी पे चढ़ गए, और ये जगह जगह सूंड फेरने लगा गाड़ी में क्या है देखने के लिए। तो उसके सूंड गलती से हॉर्न पे लग गई, और जैसे ही हॉर्न बजा ये घबरा के तेजी से भागा। तो इसका मतलब ये है ये गाड़ी के हॉर्न से बहुत डरता है। तो श्याम ने बोला अगर हम मशालों की जगह बिगुल बजा देते, तो बाबा जी बोले हाँ, तब ये जल्दी भागता। आज जब बाबा जी बात कर रहे थे बड़े खुश थे, उसके पहले तक जब बाबा जी बात करते थे कई बार बीच बीच में खो जाते थे, कहीं कुछ सोचने लगते थे, दुखी हो जाते थे। आज ऐसा लग रहा था किसी बात से बहुत खुश है, बड़े आराम से बात कर रहे थे और बीच में एक बार भी दुखी नहीं हुए। अब रात को बार बार डियर्स की काकड़ की कॉल, सांबर की कॉल, स्पॉटेड डियर की कॉल आ रही थी, तो इनको लग रहा था या तो कोई भालू है या फिर टाइगर है या फिर लेपर्ड है, कोई जानवर तो है खतरनाक जिसके लिए ये बोल रहे हैं। और इनको लग रहा था कि हो सकता है कोई टाइगर आसपास घूम रहा हो, लेकिन बाबा जी की जो प्रचंड धूनी जल रही है, धुआं और आग है, उसके चलते आश्रम में नहीं आ रहा है। लेकिन ये बोले आश्रम ऐसा था कि जो मेरे ड्रीम था ना कि मुझे ऐसी जगह रहना है, वो बिल्कुल वही था। चारों तरफ नेचुरल ब्यूटी, पूरा जंगल, दिन में भी डर लगे ऐसा सीन था, रात को तो डर लगता ही था क्योंकि कोई भी जानवर कहीं से भी आ सकता था। लेकिन इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया जगह, और मुझे मुक्ता से ईर्ष्या होती थी कि वो अपना पूरा जीवन इतनी सुंदर जगह में गुजार रही है। तो दोस्तों इस तरह से 8वां पार्ट कंप्लीट हुआ। कई लोगों ने बोला है कि छोटा हो, तो हालांकि एवरेज साइज है, छोटा नहीं है, लेकिन कई लोगों ने बोला है कमेंट में कि छोटा हो तो 1 या 2 को मिला दिया करो। लेकिन दोस्तों मैंने 1-2 बार किया, लेकिन फिर बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट आई कि आप 2 मत मिलाया करो, क्योंकि देखिए 61,000 सब्सक्राइबर हैं आज की डेट में। पहले दिन वीडियो 5-6 हज़ार व्यू आते हैं, तो जो कमेंट्स आते हैं तो मैं मिक्स कमेंट्स होते हैं। हर आदमी की हर इच्छा पूरी नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक डायरेक्शन है ही नहीं, सबके अलग अलग मत हैं, तो जो ठीक लगे वही करना ठीक है। तो अभी मैंने डिसाइड किया कि 2 मिला देने से उसका गड़बड़ हो जाता है मामला। एक ही कहानी एक बार में, एक चैप्टर ठीक है। इस चैप्टर को यहीं एंड करते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।